ओके, हमारे पास निकल गया है ऐसे नंबर 300। ऐसे नंबर 300 है क्या? ऐसे नंबर 300 है प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इजी है, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करने जा रहे हो, उसकी प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले तो ऑडिट प्लानिंग होती क्या है, तो प्लानिंग का मतलब समझ लेते हैं। तो प्लानिंग के बारे में बोला कि इट इज़ नॉट अ डिक्रीज फेज ऑफ ऑडिट, रादर इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस आपको ये शुरू होता है और जब तक आपका ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहता है। ठीक है, इंक्लूड करता है कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग सर्टन नहीं, इट इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपको फैब लगाने से पहले फर्दर एनालिटिकल नहीं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने से पहले आपको क्या चीज़ें देखनी है, क्या समझ में होना चाहिए, वो सारा होता है, आपका प्लानिंग का पार्ट होता है। प्लानिंग आपकी डिस्क्रीट नहीं होती, कंटिन्यूस होती है, इतना सिंपल सा था। अच्छा, प्लानिंग में क्या क्या मैटर कंसिडर करोगे? सबसे पहले कोई भी ऑडिट करने जाते हो क्या चेक करते हो? कोई भी ऑडिट करने जाते हो आप सबसे पहले चेक करते हो कि आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग आप ऑब्टेन करते हो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। मतलब लीगल और रेगुलेटरी, बैंक ऑडिट करने जा रहे हो कि भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसके ऊपर लगने वाला है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ साथ आपके ऊपर ये चीज़ें लगने वाली हैं, तो आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की। ठीक है, आपने एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली। छोटी सी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद आप मटीरियलिटी को ऑब्टेन करते हो, डिटरमिन करते हो कि भाई इसको मटेरियल स्टेटमेंट आपका कितना ज़्यादा रह सकता है, ब्रांच के साइज़ के ऊपर मटेरियलिटी, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, या फिर आपका जो भी है उसके बेसिस पे आपकी मटेरियलिटी आप डिसाइड करते हो। मटेरियलिटी को डिसाइड करने के बाद आप रैप लगाना चाहते हो, तो रैप के लिए आप पहले एनालिटिकल प्रोसीजर डिसाइड कर लो कि बड़ा एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो आप लगाओगे रैप के तौर पे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के तौर पे। और दूसरा आप अदर जो आप परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो आप बाकी लगाने वाले हो वो आप चेक कर लेते हो। और लास्टली आप चेक करते हो कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स है वो इन्वॉल्वमेंट एक्सपर्ट्स आपका कैसे रहने वाला है, वो इन्वॉल्वमेंट एक्सपर्ट आप चेक कर लेते हो। ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास क्या निकल गया था? मेरे पास इसके अंदर दो चीज़ें निकल के आई थी। पहला निकल के आया था कि अगर हमें कभी भी प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट बट अ कंटिन्यूस फेज। हमें प्लानिंग में कुछ सब्जेक्ट मैटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, 5 सब्जेक्ट मैटर्स जिसका हमें ध्यान रखना है। हम सबसे पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेंगे, किसकी एंटिटी की ऑब्टेन कर लेंगे, जनरल अंडरस्टैंडिंग लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की ऑब्टेन कर ली। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट चेक कर लेना, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आपने अच्छे से चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रैप में जो आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने वाले हो या फिर आप अदर ऑडिट एविडेंस या प्रोसीजर लगाने वाले हो रैप के तौर पे, वो आप चेक कर लेना। 4 पॉइंट्स ये हो गए। 5वें पॉइंट्स हमारे आपके पास निकल के आता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट आपका कैसे रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है कि प्लान के अंदर हम प्लान इस्टेब्लिश करेंगे। क्या प्लान इस्टेब्लिश होता है? इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, ऑडिट की स्ट्रैटेजी और ऑडिट का प्लान, दोनों आता है। अच्छा, जो हम डिसाइड करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी कोई भी नया नया ऑडिट आया हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो एंगेजमेंट लेटर मांगते हैं। सर एंगेजमेंट लेटर देना एक बार, मैम एंगेजमेंट लेटर देना एक बार। एंगेजमेंट लेटर को हम पढ़ते हैं, एंगेजमेंट लेटर को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हमें रिपोर्ट क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑडिट सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं आता है, इंटरनल ऑडिट भी आता है, कभी कभी रेवेन्यू लीकेज ऑडिट आता है, कभी कोई और ऑडिट आता है। तो आप हर ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग अलग होती हैं। तो आप क्या चेक करते हो? सबसे पहले तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट चेक करते हो, यानी कि एंगेजमेंट लेटर पढ़ वगैरह पढ़ते हो, आप उसको चेक कर लेते हो। फिर आप रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हो, वो आपने देख ली। ठीक है, फिर आप एक प्रीलिमिनरी ऑडिट कंडक्ट करके आते हो। आप शुरुआत में 1 महीने का या 15 दिन में एक मतलब शुरुआत में 3-4 महीने हो जाते हैं, तो एक प्रीलिमिनरी ऑडिट कंडक्ट करके आते हो जिसमें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वगैरह ऑब्टेन हो जाती है। और उसका आप रिजल्ट देखते हो कि रिजल्ट ऑफ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, हमने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज उसका रिजल्ट चेक कर लिया। उसको चेक करने के बाद अब हम एनटीई लगाते हैं, यानी कि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट चेक करते हैं प्रोसीजर्स जो हमें परफॉर्म करने हैं। यानी कि जो हमने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करी थी उसमें हमें कुछ पता चला होगा कि भाई इसमें ना ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, इसमें बैंक वगैरह तो सही चल रहा है लेकिन ऑडिटर्स जो आपके एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है ना वो सही से नहीं आ पाती है। तो उसके हिसाब से जो हमें एनटी और प्रोसीजर्स है वो हम डिसाइड कर लेते हैं। और लास्टली अगर हमें लगता है, यानी कि एंगेजमेंट टीम को लगता है कि कोई भी फैक्टर आपका सिग्निफिकेंट है, तो आप देख लेते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। व्हाट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी? ऑडिट स्ट्रैटेजी आप टोटल ओवरऑल एक आपका स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ ऑडिट सेट करता है कि स्कोप क्या है ऑडिट का, यानी कि आपने स्कोप कैसे सेट किया। स्कोप आपने सेट किया एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट टर्म्स को पढ़ के, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंगेजमेंट टर्म्स होगी एक तरीके से। दूसरा आपने स्कोप सेट किया व्हाट आर द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बेसिस पे। टाइमिंग, आपने प्रीलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट कंडक्ट करवाया, रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज देखा, उसके बेसिस पे आपने नीचे टाइमिंग एक्सटेंड अपना डिटरमाइन कर ली कि प्रोसीजर आपको लगाना है उसका नीचे टाइमिंग एक्सटेंड होने के वाला है। स्कोप हो गया, टाइमिंग हो गया, तीसरा निकल गया था डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट यानी कि फैक्टर्स जो आपको एंगेजमेंट टीम में उसको लगते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना, उसके बेसिस पे आपका ऑडिट स्ट्रैटेजी आपकी स्टैब्लिश होगी। ऑडिट स्ट्रैटेजी स्टैब्लिश होने के बाद एक डिटेल्ड अगर आपका कहीं कुछ जाना होता है तो आपका जाता है ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान के अंदर आप बताते हो कि एनटी क्या होने वाला है, क्या एनटी यानी कि नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या होने वाला है, किसका रैप का नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या होने वाला है, फैप का यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का फैप क्या होने, फैप का ऑडिट एनटी क्या होने वाला है, और अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर आप लगाने वाले हो उसका आपका
क्या होने वाला है, दैट इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो अभी तक हमने किया प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, उसके अंदर के 4 पॉइंट्स वो हमारे कवर हो गए। फिर हमने कहा कि ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है, ऑडिट मतलब प्लानिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है, ऑडिट प्लान क्या होता है, कवर हो गया। अच्छा, हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है? प्लानिंग का इंपॉर्टेंस होता है AIOI, मतलब AOI अच्छा, क्या है? सबसे पहले तो आप प्लानिंग कर रहे हो ना, तो प्लानिंग में आप क्या करोगे? प्लानिंग आपकी असिस्ट करती है। क्या प्लानिंग असिस्ट करती है? आपने सबसे पहले क्या किया था? आपने एंगेजमेंट के टर्म्स वगैरह पढ़ा था, अपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखे थे, भैया ये वाला एंगेजमेंट जो है ना स्टैट्यूटरी ऑडिट है, दैट इज ऑल्सो एक आपकी CBI है, उसका आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, इट्स अ सेंट्रल ऑडिट। तो आपको अच्छी एंगेजमेंट टीम चाहिए। तो आप सबसे पहले तो आपको जो प्लानिंग है, वो जो ऑडिट स्ट्रैटेजी वाली प्लानिंग थी, वो आपको इसमें हेल्प करती है, असिस्ट करती है आपकी एंगेजमेंट टीम को सिलेक्ट करने में, जो केपेबल होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे इस एंगेजमेंट को करने के लिए। ठीक है, आपने अच्छी खासी एंगेजमेंट टीम सेलेक्ट कर ली। अगर आपने अच्छी खासी एंगेजमेंट टीम सेलेक्ट कर ली है तो आपको एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड ऑडिट कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ए हो गया, यानी ए के अंदर आपके पास निकल के आ गया था कि आपकी असिस्ट करेगा एंगेजमेंट टीम को सिलेक्ट करने में। ओ के अंदर आपके पास निकल के आता है कि ऑर्गेनाइज और मैनेज ऑडिट आपका हो पाएगा, कर लिया। फिर निकल गया था आई मतलब अब आपने जब कंडक्ट किया था, आपने जो तीसरे स्टेप पे आपने क्या चेक किया था, आपने प्रीलिमिनरी ऑडिट देखा था, तो उसके अंदर आपको क्या पता चला होगा, ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है जो आपको आइडेंटिफाई करी थी। तो ऑडिट की स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है इन आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस। ठीक है, आपने पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया और टाइमली बेसिस पे उनको आपको रिजॉल्व भी कर लिया। अच्छा, ठीक है, हमने ये कर लिया। फिर क्या निकल के आता है? इनको रिजॉल्व करने के बाद हम ये कहते हैं कि भैया ये पोटेंशियल प्रॉब्लम ना ये बड़ी है, सर आपने ना ग्रेजुएटी कर रखा है लेकिन आपने कोई भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट वगैरह नहीं अप्लाई कर रखा है, या फिर आपके पास कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, फिर हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड की, हमें नॉलेज नहीं है, तो हमें एक्सपर्ट अप्लाई कर लिया। ठीक है, हमें पोटेंशियल प्रॉब्लम थी, उसके बेसिस पर हमने एक्सपर्ट लगा लिया। तो एक्सपर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन करोगे, किसके साथ कोऑर्डिनेट करोगे? एक्सपर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करोगे। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय द ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट्स। ठीक है, इसके बाद निकल के आता है कि अब मान लो ये सारा करने के बाद ए दोबारा निकल के आता है कि हमारे एरियाज़ होते हैं कि अप्रोप्रिएट अटेंशन इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे दे दी कि नहीं दे दी। यानी कि आपके पास जो था NTE यानी कि नेचर टाइमिंग एक्सटेंड आपने जो निकाला था, किसका निकाला था? आपने प्रोसीजर जो परफॉर्म करने उसका निकाला था, या फिर आपने कहा था कि फैक्टर्स जो विच टू बी कंसिडर्ड बाय द एंगेजमेंट ऑडिट टीम आपने जो सेलेक्ट किया था कि ये फैक्टर सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बोला हुआ है कि डिवोट करोगे अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज़। और ओवरऑल किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? ये ओवरऑल हेल्प कर रहा है, आपका ऑडिट जो प्लान है वो हेल्प करता है एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करने में, सुपरवाइज करने में। तो किस में हेल्प किया? इसने असिस्ट किया था एंगेजमेंट टीम को सिलेक्ट करने में। अच्छी खासी केपेबल कॉम्पिटेंट और अच्छी खासी एंगेजमेंट टीम हमने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद हमने इंश्योर कर लिया कि मेरा जो ऑडिट है वो मेरा अच्छे से हो जाएगा, यानी ऑर्गेनाइज और मैनेज ऑडिट मेरा कंडक्ट हो जाएगा, ये चीज़ हमने एश्योर कर ली। फिर टाइमली हमने आइडेंटिफाई भी कर ली जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो हमने स्टेप 3 वहाँ करके आए थे, तो हमने वहाँ पे वो आइडेंटिफाई भी कर ली। कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट लगाना हमने वो लगा दिया, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करना हमने वो देख लिया। कोई भी एरिया जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट अटेंशन मांगेगा, उसको इंपॉर्टेंट एरिया को हमने अप्रोप्रिएट अटेंशन भी दे दी। और ओवरऑल हमारा किसमें हेल्प करके ऑडिट प्लान हमारा हेल्प करता है कि ऑडिट टीम को डायरेक्ट करने में, सुपरवाइज करने में, एंगेजमेंट टीम को हमारा ही हेल्प कर जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती है? ऑडिट प्लानिंग प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ की हेडिंग है, क्या होता है ये? अरे देखो, जब भी तुम्हारे पास ऐसे नंबर 210 के अंदर क्या आता था, ऐसे नंबर 210 के अंदर मेरे पास निकल के आ रहा था कि एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होती है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की। ऐसे 220 के हिसाब से चेक करना है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह तुम्हारी सारी की सारी कंप्लाइड हैं कि नहीं है, और जो आपके प्रोसीजर्स ऐसे 220 में लिखे हुए कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में, वो सारे के सारे आपके हैं नहीं कि नहीं है, वो आपको कंप्लाई करना है। यानी कि ये प्रीलिमिनरी के अंदर आता है। ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले आप अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करते हो, कर लिया आपने। एथिकल रिक्वायरमेंट जो भी आपकी थी वो आपने चेक करी कि भाई ऑब्जेक्टिविटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगी, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेजेंस दोनों पर रहेगा कि नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने स्टेक होल्ड कर रखा है, वो भी अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रखा है CBI के अंदर, ठीक है, आपके स्पाउस ने होल्ड कर रखा है, यू आर द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म, तो आप अगर ऑडिट लेते हो तो इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे ध्यान में रखोगे, तो वो वहाँ पे निकल के आता है। फिर और प्रोसीजर विच आर टू बी रिक्वायर्ड बाय 220 विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप इज द लास्ट वन विच इज टू बी कवर्ड इन हियर। तो हमने कहा इसमें कि ऑडिट प्लान में हमने क्या क्या करना था। ऑडिट प्लान में सबसे पहले हमने प्लानिंग का समझा कि प्लानिंग आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, उसको समझ लिया। ठीक है, उसके 4 पॉइंट से 5 पॉइंट से वो हमने देख लिए। प्लानिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान आता है, ये देख लिया। फिर हमने इसके इंपॉर्टेंस देख लिया और हमने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को देख लिया। लास्ट है इन चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन का मतलब क्या हुआ यार? ऑडिट स्ट्रैटेजी आपने स्टैब्लिश करी थी, आपने प्रीलिमिनरी के बेसिस पे तो लिखा था कि NTE क्या हो गया, फैक्टर्स आपने उसके बेसिस पे डिटरमिन करे थे। कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल वहाँ का जो मैनेजिंग
जो बंदा था वहाँ का चेयरपर्सन था वो चेंज हो गया, या फिर जो उनका अकाउंटेंट है वो एक्सपायर हो गया, या फिर मान लो आपको लगता है कि कोई एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट उनको इस साल मिला, या फिर कोई नई चीज़ आपको मिल जाती है और ड्यूरिंग ऑडिट कुछ नई चीज़ आपको मिलती है कि यार ये स्पेक ना छूट गया था, उसके बेसिस पे आप अपडेट करोगे। किसको अपडेट करोगे? ऑडिट स्ट्रैटेजिक ऑडिट प्लान को आप अपडेट कर दोगे। जो भी आपकी चेंजेस इन कंडीशन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का था उसके बेसिस पे जो भी आपको लगता है कि ऑडिट एविडेंस को ऑप्टेन करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर लगाना चाहिए वो अलग अलग प्रोसीजर आप लगा देना। और रिवाइज्ड कंसिडरेशन ऑफ असेस रिस्क, ऑडिटर को अगर एनटीई यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का जो एनटीई था यानी ऑडिट प्लान में जो आपने रैप का एनटीई, फैप का एनटीडी और अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर का एनटीई डिटरमिन किया था, वो अगर आपको करता है कि चेंज करना पड़ेगा तो आप चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है।